नमस्कार दोस्तों, आज आपके अपना YouTube चैनल द गुरु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए हरियाणा पुलिस हो, चाहे HSSC का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का हो, दिल्ली पुलिस का हो, SSB का हो, किसी पैरामिलिट्री फोर्स का हो, ठीक है ना। ये जो हिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ाएंगे हम आपको, दिल्ली सल्तनत काल का, जो आपके हर एग्जाम में काम आएगा। दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं वैसे ही कि दिल्ली सल्तनत काल 1206 में शुरू होता है और ये 1526 तक चलता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, ये जो शुरुआत होती है गुलाम वंश से होती है, लेकिन गुलाम वंश से पहले एक दो राजा और आए थे। जैसे कि मध्यकालीन भारत में जो पहला मुस्लिम शासक था भारत देश पे आक्रमण करने वाला, वो था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, मैं बोल रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं। 712 ईस्वी में भारत पे पहला अरब आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का। 712 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना दोस्तों। गारंटी के साथ कह सकता हूं, एग्जाम में बहुत बार मैंने देखा है। मोहम्मद बिन कासिम का भारत पे पहला आक्रमण, जो अरब आक्रमण पहला था, मुस्लिम आक्रमण, 712 ईस्वी। ये वही राजा है जिसने भारत देश में पहली बार जजिया कर लगाया था। जजिया कर एक धार्मिक कर होता है जो गैर मुसलमानों से वसूला जाता है, हिंदुओं से वसूला जाता था। इसके बाद एक आक्रमणकारी आया बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है मोहम्मद गजनवी, जो भारत देश से बहुत ज्यादा धन लूट के लेके गया। मोहम्मद गजनवी ने भारत देश पे टोटल 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया भारत देश के ऊपर। इसका पहला आक्रमण भारत देश में 1001 में था। फर्स्ट आक्रमण कब था इसका? 1001 में था दोस्तों। इसके बाद हरियाणा प्रांत पे इसने आक्रमण किया, जो सफल आक्रमण माना जाता है 1014 में। जो दोस्तों कहां आक्रमण किया 1014 में? इसने थानेश्वर पर। तो हरियाणा में इसका सफलतम आक्रमण 1014 में थानेश्वर पे। 1001 में इसका पहला आक्रमण। कुल आक्रमण इसके 17। 1025 में इसका सबसे सफलतम आक्रमण माना जाता है दोस्तों, जो सोमनाथ के मंदिर पे किया था इसने। किस मंदिर पे आक्रमण किया था? गुजरात में जो सोमनाथ का मंदिर है, भीमवर मंदिर जो बनवाया था, वो 1025 में सोमनाथ के मंदिर पे आक्रमण किया था दोस्तों इसने। ये मंदिर का आक्रमण सबसे सफल आक्रमण माना जाता है। बहुत ज्यादा मंदिर का धन लूट के लेके गया था, पैसे लूट के ले गया अपने देश से मोहम्मद गजनवी। इसके बाद 1027 में इसका अंतिम आक्रमण था जाटों के खिलाफ। तो मोहम्मद गजनवी का अंतिम आक्रमण जाटों के खिलाफ 1027। सोमनाथ का मंदिर जो सबसे सफलतम आक्रमण माना 1025। हरियाणा के थानेश्वर पे आक्रमण 1014। पहला आक्रमण 1001। कुल आक्रमण 17। मोहम्मद गजनवी के दरबार में एक व्यक्ति भी था जिसको कवि माना जाता है, जिसका नाम था दोस्तों अल-बरूनी। उस कवि का नाम क्या है? अल-बरूनी। तो मोहम्मद गजनवी के दरबार में कवि कौन है? अल-बरूनी। अल-बरूनी की पुस्तक का नाम है दोस्तों किताब-उल-हिंद। किताब-उल-हिंद, ये इस कवि की पुस्तक का नाम है। तो किताब-उल-हिंद किसकी पुस्तक है? अल-बरूनी की। अल-बरूनी किसके दरबार में रहता था? मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी का पहला आक्रमण 1001। कुल आक्रमण 17। सबसे सफल आक्रमण 1025 सोमनाथ, और जाटों के खिलाफ आक्रमण 1027। हरियाणा में आक्रमण 1014 में सबसे सफल माना जाता है, जो हरियाणा के लिहाज से वो थानेश्वर पे किया था। ये मोहम्मद गजनवी था, ये मोहम्मद बिन कासिम था। इसके बाद एक राजा और आता है, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने भी भारत देश पे आक्रमण किया था दोस्तों 1175 में पहला। 1175 में पहला आक्रमण किया सिंध प्रांत पे। सारे जितने भी राजा, मुस्लिम राजा हुए, पश्चिम दिशा से आए हैं भारत में। इधर पश्चिम दिशा से हमारे भारत के अंदर प्रवेश किया है इन्होंने सभी ने। तो सिंध प्रांत पे पहला आक्रमण 1175 में किया। दूसरा आक्रमण किया दोस्तों इसने 1178 में पंजाब पर। पंजाब पे नहीं, गुजरात के पाटन पर। 1178 में दूसरा आक्रमण इसने कहां पे किया दोस्तों? गुजरात के पाटन पर आक्रमण किया। और यहां पे गुजरात का जो राजा था वो भीम सिंह था। उस भीम सिंह द्वितीय ने इसको हराया, इसको बुरी तरह से पराजित करके इसको भगाया यहां से। तो 1178 में गुजरात का जो पाटन नगर है, वहां पे इसने आक्रमण करने की कोशिश किया भी इसने, लेकिन वहां के राजा ने इसको बुरी तरह से पराजित करके इसको भगाया। इसके बाद इसने दोस्तों 1179 ईस्वी के अंदर दोस्तों पंजाब पे आक्रमण किया। कहां पे आक्रमण किया?
पंजाब पे आक्रमण किया। फिर इसने 10 साल का गैप दिया। 1189 ईस्वी के अंदर 89 में इसने दोस्तों बठिंडा के दुर्ग को जीता भाई। कहां के दुर्ग को जीता? बठिंडा के किले को जीता। कब जीता दोस्तों? 1189। ये था मोहम्मद गोरी। लेकिन मोहम्मद गोरी के जो मेन क्वेश्चन आएंगे वो अब आएंगे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 2 डेट आप लोगों को बता भी देता हूं, 1191, 1192, 91, 92 और 94। ये 3 डेट अगर आप सारी भूल भी जाओ तो ये तो 3 डेट याद रखना। यहां से क्वेश्चन 99% आएगा मोहम्मद अगर गोरी का है तो। 1191 में तरावड़ी का पहला युद्ध हुआ था। 92 में तरावड़ी का दूसरा युद्ध हुआ। 94 में दोस्तों चंदावर का युद्ध हुआ। ठीक है, तो तरावड़ी बोल दो चाहे इसको दोस्तों तरोरी बोल दो चाहे इसको तराइन बोल दो। ये जो तराइन जो जगह वर्तमान समय के अंदर हरियाणा प्रांत में पड़ती है। हरियाणा के करनाल जिले के अंदर, जो करनाल का तो बोला जाता है धान का कटोरा, तो स्पेशल अगर जगह पूछ ली जाए तो तरावड़ी के अंदर सबसे ज्यादा बासमती धान का उत्पादन होता है। इसीलिए करनाल जिले को बासमती धान के उत्पादन ज्यादा होने के कारण धान का कटोरा की संज्ञा दी गई हरियाणा प्रांत के लिहाज से। तो तरावड़ी का पहला युद्ध 1191 में 191 में हुआ। ये युद्ध मोहम्मद गोरी प्लस पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। दूसरा युद्ध 1192 में जो हुआ ये भी इन दोनों के बीच में ही हुआ। इसकी अब ट्रिक बताता हूं आप लोगों को। बहुत बार आप बोलते हो कि सर हम भूल गए, तो दोस्तों मैं गारंटी के साथ आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको ये ट्रिक ऐसे बताऊंगा कि कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं। एक बात कहूं, शुरुआत में हम किसी के साथ झगड़ते हैं तो हम पूरी ताकत लगाते हैं तो हम जीत जाते हैं। हम का मतलब हमारा राजा कौन था? पृथ्वीराज चौहान था। तो शुरुआत में हम जीतते हैं तो हमारा राजा पृथ्वीराज चौहान पहले युद्ध में जीतता है। दूसरे युद्ध में इसके साथ एक तो छल हो गया, दूसरी बात इसने अपने युद्ध नीति पे भी ध्यान इतना नहीं दिया, भोग विलासता में भी पड़ गया था ये राजा। सहयोगिता को जो भगा के ले आया था, राजा जयचंद की जो पुत्री थी, बहुत से रीजन थे इसके हार के दोस्तों। तो दूसरे युद्ध में हम हार जाते हैं। हम का मतलब हमारा राजा पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, दूसरे युद्ध में हम हारते हैं, पहले युद्ध में हम जीतते हैं। हम का मतलब हमारा राजा पृथ्वीराज चौहान, दूसरे युद्ध में वो जीतता है, वो का मतलब मोहम्मद गोरी। तो पहले में कौन जीतता? हम जीतते। दूसरे में कौन जीतते? वो जीतते। तो हम कौन का मतलब? पृथ्वीराज चौहान। वो का मतलब मोहम्मद गोरी। तो पहले में कौन जीतता? पृथ्वीराज चौहान। दूसरे में कौन जीतता? मोहम्मद गोरी। पहले युद्ध कब? 1191। दूसरा कब? 1192। 1194 में जो राजा चंदावर के युद्ध में जिसके साथ जो मारा जाता है वो है जयचंद। क्या नाम उसका? जयचंद। ये जयचंद वही है जिसने मोहम्मद गोरी के खिलाफ, पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ मोहम्मद गोरी का साथ दिया था। तो 1194 में इसको भी प्रसाद मिल गया भाई इसका, क्योंकि जयचंद मारा गया। तो 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को मार दिया। अब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है 1206 ईस्वी में। तो मोहम्मद गोरी की यहां से क्वेश्चन बना कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई? 1206 में हुई। यहां से क्वेश्चन ये बनेगा अपने राजा का, पृथ्वीराज चौहान का, कि पृथ्वीराज चौहान किस वंश का राजा था? चौहान वंश का राजा था। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी अजमेर थी। और हरियाणा के लिहाज से क्वेश्चन आए कि पृथ्वीराज चौहान की राजधानी क्या थी? तो हांसी का दुर्ग थी, यानी हांसी का किला थी, असीरगढ़ का किला थी हरियाणा के अंदर राजधानी। पृथ्वीराज चौहान के हरियाणा में अभिलेख भी हांसी में मिले थे। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में भी एक कवि रहता था जिसका नाम था दोस्तों चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में कवि कौन था? चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई की पुस्तक का नाम है दोस्तों पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो पुस्तक किसकी है? चंद्रबरदाई की। चंद्रबरदाई दरबार में किसके दरबार में कवि था? पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में कवि कौन है? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई की पुस्तक का नाम पृथ्वीराज रासो है। अब मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब होती? 1206। और हमारे राजा को भी इन्होंने मार दिया। बताया तो ऐसे जाता, कई इतिहासकार तो बोलते हैं
कि मोहम्मद गोरी से हमारा राजा मरा ही नहीं, अपना राजा तो खुद मरा था, ठीक है, खुद अपनी धड़ से अलग तलवार से खुद ने किया था, ठीक है ना। लेकिन वो हमें इतना अंदर घुसने की जरूरत नहीं, हमें केवल इतना पढ़ना है फिलहाल तो कि एक बार एग्जाम क्रैक कर लें। इसके बाद जो वंश आता है वो आता है गुलाम वंश या दास वंश या मामलुक वंश। गुलाम वंश यानी कि मोहम्मद गोरी का जो गुलाम, तो मोहम्मद गोरी का जो गुलाम है वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। यहां से मैं आप लोगों को बताता हूं, देखो भाई, गुलाम वंश, गुलाम वंश की नींव रखने वाला राजा है 1206 से लेके ये 1290 तक रहता है। तो पहले तो मैं डिटेल बता देता हूं। 1290 से 1320 तक खिलजी वंश, 1320 से 1414 तक तुगलक वंश, 1414 से 1451 सैयद वंश, 1451 से 1526 लोधी वंश, और 1526 से लेके अंग्रेजों तक मुगल वंश, और फिर अंग्रेज रह जाते हैं हमारे देश। फिर हमारा भारत आजाद होता है कब? 15 अगस्त 1947, और 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र दिवस मतलब गणतंत्र राज्य बन जाता है, गणतांत्रिक राज्य, ठीक है। तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी भाई। कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने इस वंश के नाम क्या क्या है? गुलाम वंश, दास वंश या फिर मामलुक वंश, ठीक है। अब ये राजा अपने आप को सुल्तान की उपाधि नहीं देता है, क्योंकि अपने आप को नौकर मानता है मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी ने इसको एक नियुक्त करके गया था, जब अपने प्रदेश को गया, यहां से लौट के गया मोहम्मद गोरी, तो इसको अपना सेवक नियुक्त करके गया था कि यहाँ के जो भी नगर है आपको संभालने। ये एक नौकर बन के रह रहा था, दास बन के रह रहा था। इसलिए इस राजा ने अपने आप को सुल्तान की उपाधि बिल्कुल भी धारण नहीं की, मतलब सुल्तान नहीं बना वो, और इसने बल्कि सुल्तान की बजाय इसने मलिक की उपाधि धारण करी। एक तो इसने उलुग खां की उपाधि धारण करी, उलुग खां की नहीं, कुरान खां की। उलुग खां तो बलबन था, कुरान खां की उपाधि धारण करी, मलिक की उपाधि धारण करी, लाख बख्श की उपाधि धारण करी। ये इंपॉर्टेंट उपाधि है, लाख बख्श वाली। एक उपाधि इसने सिपले सार की उपाधि धारण करी, सिपले सार, तो सिपले सार की उपाधि धारण करी दोस्तों, लाख बख्श की उपाधि धारण करी, कुरान खां की उपाधि धारण करी, मलिक की उपाधि धारण करी। यहां से क्वेश्चन ये बनेगा कि कुरान खां की उपाधि धारण इसने क्यों की? तो कुरान, ये बहुत ही सुरीली आवाज में कुरान पढ़ता था, इसलिए इसको लोगों ने कुरान खां की उपाधि दे दी, इसने ग्रहण कर ली। लाख बख्श इसने क्यों धारण करी? तो ये लाखों का दान देता था भाई, लाखों का दान देता था, इसीलिए तो इसको लाख बख्श की उपाधि मिली हुई थी। दोस्तों इसने मलिक की उपाधि धारण करी, कुरान खां की उपाधि धारण करी, लाख बख्श की उपाधि धारण करी, सिपले सार की उपाधि धारण करी। बल्कि क्वेश्चन ये बन जाए कि गुलाम वंश में कौन से राजा ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी? तो सुल्तान ये अपने आप में, इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान नहीं माना अपने आप को। इसने अपनी राजधानी कहां बनाई? लाहौर बनाई। इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? लाहौर। एक एक पॉइंट बता रहा हूं आप लोगों को। राजधानी लाहौर बनाई, उपाधियां ये धारण की। अब इसने भारत की पहली मस्जिद, विश्व की नहीं बोल रहा मैं, भारत की पहली मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम, कुव्वत उल इस्लाम, भारत की पहली मस्जिद जो दिल्ली में है वो बनवाई। भारत की पहली मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किस राजा ने करवाया था दोस्तों? तो भाई इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। दूसरी बात, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, 2.5 दिन का झोपड़ा कहां है दोस्तों? अजमेर। अरे राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? अजमेर को कहते हैं। राजस्थान का शिक्षा बोर्ड कहां है? अजमेर में है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहां है? अजमेर में है। और मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां है? अजमेर में है। तो भाई 2.5 दिन का झोपड़ा है, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। तीसरा पॉइंट इसका यहां नोट कर देता हूं मैं,
कुतुब मीनार की नींव रखी, कुतुब मीनार की नींव रखी भाई, बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार की नींव रखी कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में। कुतुब मीनार वर्तमान समय में 234 फीट ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार। और वो जो कुतुब मीनार है दोस्तों, इसको पूरा करवाने का कार्य हम आगे पढ़ेंगे इल्तुतमिश ने करवाया था, लेकिन चौथी और पांचवी मंजिल का निर्माण इसने फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। आकाश से जो बिजली गिरने की वजह से चौथी और पांचवी मंजिल का निर्माण कुतुब मीनार का किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और पूरा किसने करवाया था कुतुब मीनार को? इल्तुतमिश ने करवाया था। और नींव किसने रखी थी दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी भाई। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के 3 तो कार्य याद रखने हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, राजधानी लाहौर, कुतुब मीनार की नींव। ये उपाधियां याद रखनी है, मलिक कुरान खां, लाख बख्श प्लस लाखों का दान देने वाला लाख बख्श। अब लास्ट पॉइंट इसका एक और बताऊंगा आपको मैं कि 1210 ईस्वी के अंदर, 1210 ईस्वी के अंदर इसने चौगान खेलते हुए या पोलो खेलते हुए, चौगान या पोलो खेलते हुए, पोलो खेल का जनक भारत में हुआ है, मणिपुर में माना जाता है पोलो खेल का। पोलो में जो खिलाड़ियों की संख्या है वो 4 होती है, और वाटर पोलो शब्द जुड़ जाए, पूरा खेल का नाम वाटर पोलो आ जाए तो 7 होते हैं। तो पोलो में खिलाड़ी 4, वाटर पोलो में 7। पोलो खेलते हुए, चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरने से मृत्यु 1210 में किसकी हुई? घोड़े से गिरकर कौन सा राजा मरा था? कुतुबुद्दीन ऐबक मरा था, घोड़े से गिरकर भाई 1210 में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक राजा कब बना था? 1206 में बना था। मरा कब? 1210 में। इसके बाद एक राजा आता है, इसका पुत्र आराम शाह, नाम से प्रतीत हो रहा है वो आराम ही कर रहा था। 8 महीने तक वो शासक रहा आराम शाह। और उसके बाद जो शासक बना दोस्तों इल्तुतमिश बना। वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगा कि वास्तविक संस्थापक इस दास वंश का, गुलाम वंश का, मामलुक वंश का वास्तविक संस्थापक, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला, इक्तादारी प्रथा चलाने वाला, तुर्के चहलगान प्रथा चलाने वाला, शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला, रजिया सुल्तान का पिता, इल्बरी तुर्क पहला भारत में इल्तुतमिश, जो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं जो आज मैंने इस बोर्ड पे समझाया आपको हिस्ट्री का टॉपिक, वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अगर अच्छे से समझ में आए तो दोस्तों आपका एक ही कर्तव्य बनता है, मेरा सपोर्ट करना, ज्यादा से ज्यादा अपने वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।